नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। आज मुद्दा बड़ा है और सीधा आपके सहरसा से जुड़ा है। आज बात आपके गांव की, आपकी जमीन की, आपकी बदली हुई तस्वीर की। क्योंकि अब ये कहना आसान है, सहरसा बदल रहा है और ये बदलाव दिखाई भी देता है। सड़कों का जाल, नल जल की पहुंच, पक्के घर, मजबूत पंचायतें, यानी गांव की बुनियाद अब पहले जैसी नहीं रही। जमीन पर काम हुआ है और ईमानदारी से हुआ है, लेकिन बहस का असली सवाल यहीं से शुरू होता है। बहुत कुछ हुआ है, पर क्या ये काफी है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि सहरसा अगले स्तर पर जाए, यानी कि आगे थोड़ा और बढ़े? शिक्षा, जहाँ बच्चों को बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए। स्वास्थ्य, जहाँ गांव स्तर पर मजबूत व्यवस्था जरूरी है। रोजगार, जो युवाओं को गांव में ही रोक सके। डिजिटल कनेक्टिविटी, जो गांव को दुनिया से जोड़े। यानी अब सवाल सिर्फ विकास का नहीं, स्मार्ट विकास का है, तेज विकास का है। और उसी दिशा में सहरसा के गांव आगे बढ़ने को तैयार है। आज की चर्चा एकदम साफ, एकदम सीधी। कहाँ बदलाव आया है और अब किस दिशा में गियर बढ़ाना है? और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रमन झा और नारायण सिंह जी भी हैं, जो किसान हैं। किसानों की क्या समस्या है, क्या चुनौतियां हैं, और वो गांव के जो स्वरूप बदल रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ में राहुल झा हैं, जो कि मुखिया है गांव मुरादपुर से। वो व्यवस्था भी बताएंगे, क्योंकि व्यवस्था से सीधे जुड़े हैं, तो उससे उनको बहुत कुछ जानकारी भी है और थोड़ा गाइड भी करेंगे किसानों को और गांव के बाकी लोगों को। और इसके साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मथुरेश कुमार। मथुरेश जी, चर्चा आप ही से शुरू करूंगा मैं, क्योंकि आप गांव यात्रा पर हैं और कई गांव आप घूम चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत तस्वीर आप भी देख चुके होंगे। और कुछ तस्वीर आपको पॉजिटिव दिखाई दी होंगी और कुछ तस्वीर आपको लगती होगी नहीं, अभी बहुत कुछ करना है, बाकी है, ताकि ये तस्वीर बदल सके। जी जी प्रेम शंकर जी, जब गांव यात्रा सहरसा नाव ने शुरू किया तो काफी तस्वीरें सामने आ रही थी, अलग अलग तरह की तस्वीरें, जिसमें किसानों से जब हमने मुलाकात की तो उनसे बातचीत की। उसमें मक्का किसान है, मखाना किसान है, मछली उत्पादक है, मतलब तमाम तरह के किसानों से मुलाकात की। और भी हमारा जो यहाँ पर जो अभी दौर है ये चल ही रहा है, ताकि जो है और भी एरिया में जाए और भी लोगों से बातचीत करें जो वहां की क्या हालात है। अगर देखेंगे तो मिला जुला, अगर देखेंगे तो अलग अलग तरह की जो है तस्वीरें सामने आती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे वहां पर जो है आपको डेवलप दिखेगा, वहां पर जो है सड़कें ठीक दिखेंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी तस्वीरें हैं जहां पर अभी सही में डेवलपमेंट पहुंचना बाकी है। सरकारें पहुंच तो रही है, लेकिन उसका डेवलपमेंट जो है अभी वहां पर उस हिसाब से नहीं पहुंच रहा है। स्कूलें तो खुल रही है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो जिनके बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, उनको भी अवेयर करना पड़ेगा जो आपके स्कूल में बच्चों को भेजना है। इस तरह की तमाम जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो सामने आती है। तो किसानों का भी दर्द देखेंगे तो जो यहाँ सहरसा के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पहले जो है गन्ना की खेती होती थी, लेकिन अभी क्या है, जो गन्ना की खेती में लोग पीछे आ गए हैं क्योंकि उसके पास मार्केट नहीं है। अब वो गेहूं, चावल, मक्का में आ गए हैं। लेकिन किसानों का कहना है अगर सरकार इस बार चीनी मिल उद्योग जो है हमारे कोसी क्षेत्र में खोलती है तो दोबारा से वो जो है गन्ना की खेती की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही तमाम तस्वीरें हमारे सामने आते रहती है। ठीक है डॉक्टर रमन झा, मैं आपके पास भी आऊंगा, राहुल झा मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले नारायण सिंह, जो कि किसान हैं और किसान होने के नाते उनके पास बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है। वो देश को खिलाते हैं, देश को खिलाते हैं, इस नाते उनका सम्मान भी उसी आधार पर होना चाहिए। नारायण सिंह, आप जब गांव में घूमते हैं, गांव के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, क्योंकि आप काफी आपका अनुभव भी है इस क्षेत्र में, आपको क्या लगता है गांव की तस्वीर कुछ बदली है? अगर बदली है तो कितनी तस्वीर बदल गई और कितना कुछ करना अभी बाकी है? आपका अनुभव क्या कहता है? सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आज भी
गांव और किसान के सवाल को आप अपने चैनल पर चला रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं सर। जहाँ तक सवाल है, भारत किसानों का देश है और भारत 70% किसानी पर आधारित है और बिहार भी 60-70% किसानी पर आधारित है सर। लेकिन दुर्भाग्य है सर, जो किसानों की समस्या विकराल मुंह है। कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी भयंकर आपदा, मोथा के नाम पर, चक्रवात के नाम पर किसान और सरकार का फर्जीनामा, चाहे मिट्टी का जांच हो, चाहे बीज की सप्लाई हो, बीज बिकता हो, वह बीज सही है या गलत है या फर्जी है, इसकी इसका कोई गारंटी लेने वाला नहीं है सर जी। और हम खेत में डालते हैं तो बीज मार भी खाता है, बीज उगता भी है, और जो प्रतिशत उगने का होना चाहिए वह भी नहीं होता। जहां तक मेरा बाजार में मेरा किसानी का उपजाया हुआ फसल बाजार मार्केटिंग की कोई उतनी अच्छी सुव्यवस्था नहीं है, जहां हम अपनी अनाज को ले जाके बेच सके सर। सही खाद बीज मार्केट में नहीं, और सही खाद बीज बाजार में लेते हैं, वह फर्जी है या सही है, इसकी भी गारंटी देने वाला कोई नहीं है जी। नारायण जी क्या करें सर। और आप नल जल की बात कर रहे थे जी, और राहुल जी हैं बगल में, राहुल जी बगल में है, उनसे नल जल का हाल, पूरे प्रखंड का सर हाल चाल जान लीजिएगा जी। ठीक है नारायण जी, मैं आऊंगा आपके पास। और तीसरी सबसे अहम सवाल को, ये तो हम कोसी के कछार पर है सर, और कोसी का सीपेज का पानी आज भी हम लोगों का खेत बरसों बर्फ 10,000 एकड़ जमीन आज हम लोगों का किसानों का जल जमाव के कारण खेत लगभग प्रति प्रांत पड़ा रहता है सर। यही किसानी है सर, यही किसानी है सर। जी नारायण जी, मैं आऊंगा आपके पास। आप बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं। वो समस्या ये है की अर्थव्यवस्था में बाढ़ और जल जमाव एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर रमन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राहुल जी के पास जाना जरूरी हो गया है कि राहुल जी, जो बात नारायण जी कह रहे हैं, वो किसान है और जो समस्या को वो झेल रहे हैं, हम दो मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और उस पर बातचीत कर रहे हैं। वो एक है कि बहुत कुछ बदला है, गांव में बदल रहा है, गांव में विकास भी हो रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी हैं और समस्याएं इतनी विकराल हैं, जैसे बाढ़ और जल जमाव। जो इलाका है, कोसी का बेल्ट जो है, जो सहरसा है, वो हर साल झेलता भी है। और उसी बात को ये कह भी रहे हैं नारायण जी। आप मुखिया हैं, आपके पास कई तरह की समस्याएं आती होंगी, आप कई चीजों को डील करते होंगे किसानों के साथ, वहाँ पे लोगों के सुख दुख में भी आप शामिल होते होंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि गांव की तस्वीर बदल रही है, या जो चुनौतियां हैं वो क्या सामने आती हैं, और आप उसको कैसे आगे बढ़ाकर चल रहे हैं? धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, समस्याएं तो बहुत ही है, और समस्या की शुरुआत आज नहीं, 1950 के बाद ही हो चुका है। हमारा कोसी जो हमारे समृद्धि का कारण था, उसको अभिशाप में बदलने का काम तो 1954 में ही किया गया।
तब से लेकर आज तक हमारा जो भौगोलिक परिवेश था, जिसमें यहाँ के लोग, यहाँ के समाज का एक संरचना था, जो हम अपने गांव में ही हर चीज से सफिशिएंट थे। हमारे पास हर वो चीज थी, एक नमक को छोड़कर और कपड़े को छोड़कर बाकी सब कुछ हमारे गांव में ही मिलता था। एक छोटी दुकान होती थी, जब हम लोग बच्चे थे तो एक छोटी दुकान होती थी जिसमें लोगों को यदा कदा जाना पड़ता था, बाकी हर चीज हमारे गांव में उपलब्ध था। कोसी को अभिशाप बना दिया गया, नदियों को तो बांधकर अभिशाप बना दिया गया, फिर से बात करूं। लेकिन जरूरत है आज के परिवेश में हम अपने संसाधनों को कैसे बेहतर करें। सरकार भी उस ओर अग्रसर है, और सबसे बड़ी बात है जो आज आप जिस डिबेट को एक निचले पायदान पे लेके आए हैं, बंद कोठियों में जो एसी कमरे में सरकार के द्वारा लिया जाने वाला निर्णय, बड़े लोग जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहकर पढ़े हैं और किताबी ज्ञान रखते हैं, उनसे नहीं होगा, उन्हें धरातल पे आना होगा। अभी वर्तमान गवर्नमेंट में जैसे एक अच्छा कदम उठाया है, मखाना बोर्ड का गठन, जिसके लिए 400 एकड़ जमीन बनुआओं के पास अधिग्रहण के लिए गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट भी दे दिया है और वो कार्य हो रहा है। ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। हर प्रदेश का कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट रहा है, जैसे हिमाचल का सेब, या आप हर प्रदेश का कुछ ना कुछ, काजू है केरल का, या फिर गरम मसाले की खेती है, उसका एक वैश्विक व्यापार है। परंतु हमारे जो प्रोडक्ट है, ना उसका प्रोसेसिंग का कोई व्यू रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ना हमारे इलाके में उसका कोई चीज ऐसा है। जैसे हमारा मक्का है, हमारा मक्का बंगाल जाता है, यूपी जाता है और वहां प्रोसेसिंग होता है। हमारा मखाना जो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड है, जो एक बीमार भी खाए और एक बच्चा भी खाए तो हर व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सकता है, लेकिन उसका इंटरनेशनल मार्केटिंग या व्यापार का कोई ठोस रूपरेखा नहीं तैयार किया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पिछले 2 वर्षों से इस क्षेत्र में पहल किए हैं, तो मखाने के किसान, आज से मैं आपको 3 वर्ष पीछे ले जाता हूं। मखाने के बीज जिससे मखाना तैयार होता है उसको गुड़िया बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। उस गुड़िया की कीमत 25 रुपए किलो पे आ गया था, और 25 रुपया एक मजदूर उसको खेत से निकालने का लेता है। तीसरे साल की बात बता रहा हूं, हमारे पंचायत में इस बार 1200 एकड़ मखाने की खेती हुई है, पिछले बार 800 एकड़ हुई थी, उससे पहले 1000 एकड़ का खेती हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा, 500 एकड़ में किसानों ने अपना उगाया हुआ फसल छोड़ दिया खेतों में, क्योंकि 25-20 रुपए पे मखाने का गुड़िया का रेट आ गया था, और 25 रुपए मजदूर को उससे निकालने के लिए चाहिए था। कि किसान क्यों निकालते? हजारों एकड़ जमीन का, ये एक पंचायत की 500 एकड़ से ऊपर की बात एक पंचायत की बता रहे हैं। हमारा इलाका मखाना का बहुत बड़ा हब है। जैसे पूरे दुनिया में सीतामढ़ी से लेकर असम तक 90% मखाना की खेती होती है, तो आप मान के चलिए कि पूरे मिथिलांचल में मखाना की जितनी खेती हो रही है, उसका 20% हमारे इलाके से जा रहा है, नवट्टा महसी के इस क्षेत्र से। और जी इसे अगर सही तरीके से किया जाए, हम अपने संसाधनों को सही तरीके से यूज करते हैं, तो ना गरीबी रहेगी, ना पलायन का समस्या रहेगा, जो हमारा मूलभूत समस्या है। और जो कोसी हमारा अभिशाप है, वो हमारे लिए वरदान हो सकता है। राहुल जी आपने समस्याओं का जिक्र किया है, अब चुनौती क्या क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे आम लोगों की भागीदारी होगी उसमें? गांव का विकास बहुत हद तक हुआ है और विकास करने की जरूरत है। जो किसानों की समस्या, एक संक्षेप में जवाब दीजिए। ये यूरिया
की जो बात आ रही है वो बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं किसान, बहुत किल्लत है। इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी हो या इसको लेकर कोई तरीका हो जिससे कि थोड़ा किसान राहत महसूस कर सके, ये क्या है, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, यूरिया का ये कालाबाजारी का जहां तक मामला है तो ये सब तो चलता रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ आता है ऐसी चीज जिसमें बिचौलिया किस्म के लोग हैं, ये सब चलता रहेगा। इस पे चोट करने से ज्यादा बेहतर है जो हम अपने पारंपरिक खेती की ओर लौटे, हम अपने जैविक खेती की ओर लौटे और हर व्यक्ति अपने घर में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करे जो संभव है। हमारा परिवेश ऐसा है, हमारे भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जो हमारे इर्द गिर्द इन तरह का चीजों का बहुलता है जिससे हम वर्मी कंपोस्ट की खेती कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और उससे खेती कर सकते हैं। हम यूरिया या इन रासायनिक खादों से दूर हो सकते हैं धीरे धीरे। तो हमें सबसे पहले जरूरत है अपने संसाधनों के पूर्ण उपयोग का। राहुल जी आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप परंपरागत खेती की ओर लौट सकते हैं। ठीक है, यूरिया एक दिक्कत है, एक समस्या है, लेकिन हम उस पर डिपेंड ही क्यों ना हम जैविक खेती की ओर लौटें। डॉक्टर रमन जी, मैं आपके पास सबसे लास्ट में आ रहा हूं, लेकिन आपसे जब मैं बात करता हूं तो इस उम्मीद के साथ बात करने आया हूं कि आप मुझे बताएंगे कि सहरसा के अगर पूरे गांव की हम बात करें, पूरे सहरसा जिले की अगर हम बात करें, तो विकास के पैमाने पर हमारा जो गांव है आप कहाँ देखते हैं उसको, कितनी तस्वीर बदली हुई आप देख रहे हैं? और आगे जब हम आदर्श ग्राम की बात करते हैं तो वहां पर हम कैसे तस्वीर को और बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि रोजगार जो है वो बहुत एक अहम हिस्सा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये तो बुनियादी जरूरतें हैं। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय की बात होती है किसानों की, जो कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो दुनिया की तो पेट भर देता है लेकिन खुद वो बहुत खाली खाली रहता है। मैं तो रिपोर्ट देख रहा था मथुरेश जी का गांव में जाके, वो जो कुछ लोग किसानी कर रहे थे वहां पर उनके पास अपनी जमीन तक नहीं है, वो दूसरों के खेत पर खेती करते हैं और हालत आप ऐसा देख लेंगे तो लगता है कई दिनों से उन्होंने खाना तक नहीं खाया है। तो आप थोड़ा तस्वीर को साफ कीजिए, थोड़ा बताइए कि कहाँ खड़ा है सहरसा, कहाँ खड़ा दिखाई देता है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम शंकर जी, और मैं मधुरेश जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इनका मैं गांव के यात्रा वाला एपिसोड देख रहा था तो मुझे मेरे मन में ये बात थी कि क्यों नहीं आज से 2-3 साल पहले ऐसा कोई पत्रकार होता जो कैमरे को ना गांव की तरफ ले जाता, क्योंकि मतलब पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि स्टूडियो में बैठ के बड़े बड़े खबर चलाना। लेकिन मधुरेश जी ये इसको किए तो इस सहरसा के लाल हुए। मैं इनको बहुत हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ इसके लिए। और क्योंकि ये जो ग्रॉस रूट लेबर, आप यदि किसी चीज को देखेंगे ना तो फल आता है, ठीक है, लेकिन उस फल को लाने में जो किसान होते हैं वो जो फसल लगाते हैं तो ये वहां पहुंचे हुए हैं, उन किसान के पास पहुंचे हुए हैं जो फसल लगाने का काम करता है। हाँ, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो विगत 2 दशक का यदि हम बात करें तो 2 दशक में काफी स्तर में सुधार हुआ है, जो सही बात है। और मैं खुद दिल्ली में रहता था से 10 साल पहले, और मैं वहां से खगड़िया आता था, और खगड़िया दिल्ली से लमसम 1000 किलोमीटर है और वहां से मेरा गांव 100 किलोमीटर है, मतलब जहां मेरा गांव है बरीबन। तो 1000 किलोमीटर आने में जितना समय लगता था, 100 किलोमीटर जाने में उससे ज्यादा समय लगता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी क्या है कि हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं वहां पे, पहले जहां जाने में 8 घंटे लगता था या 10 घंटे लगता था। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ा है बिहार में, और हर एक घर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा हुआ है। अब और बात कीजिए तो स्कूल में बिल्डिंग्स हैं, अच्छे टीचर्स भी आए, बट एक चीज जो काउंट करता है ना, वो आपका इंटेंशन काउंट करता है, एटीट्यूड काउंट करता है। हम लोग अभी भी उस मानसिकता में बैठे हुए हैं, हम हो या जो हमारे गांव ग्रामीण परिवेश में बैठे हुए लोग हैं, उनको लगता है कि शहर में ना बहुत अच्छा सब कुछ है, और लेकिन ऐसा नहीं है। हम जितना बड़े शहर में जाते हैं, हम टियर 9 सिटी, अभी जो हम बात कर रहे हैं आपको सहरसा में, तो ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से टियर 9 सिटी में आता है। मेट्रोज आपका दिल्ली में है तो टियर 1 सिटी में आता है, टियर 9 में हम बैठे हुए हैं। और टियर 1 की हम बात करें तो यहाँ पे भले ही भौतिक संसाधन आपको बहुत अच्छा हो दिल्ली में, लेकिन शांति ग्रामीण स्तर पे बहुत है। हम एसी मुझे नहीं हो गाँव में, लेकिन जब रात को नींद आती है ना तो वो सब कुछ फेल हो जाता है एकदम से। और जो अभी राहुल जी हमारे मुखिया, यशस्वी मुखिया है मुरादपुर ग्राम पंचायत के, और बिल्कुल मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने एक मिसाइल कायम किया है, मैं इस पे जाना चाहता हूं। और अन्य जनप्रतिनिधि को भी इनसे अनुसरण करना चाहिए कि ये मुखिया रहते हुए भी, मुझे जो जानकारी है इनके बारे में, ये खुद मखाना का और मछली पालन का खेती करते हैं, यदि मैं सही हूं तो ये एक तरह से एक मिसाइल कायम किए हैं कि आप
आपका जो जन मतलब पद है संवैधानिक पद, इसके बाद भी आप गांव के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि आप अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ 10-20 आदमी को रोजगार दे रहे हैं, जो सही बात है। और ऐसा यदि हर एक गांव में 2-3 आदमी हो जाता है, न किसी भी गांव में, तो वहां का तस्वीर बदल सकता है। अब ये इस बात का हम सिर्फ रोना रोके कि बहुत कुछ नहीं है या बहुत कुछ है और हम कुछ करें ही नहीं, तो हमको नहीं लगता है कि इससे कोई सॉल्यूशन होगा। संकल्प हम ही को करना पड़ेगा और दूर हम ही को भी करना पड़ेगा। सरकार के इतर भी एक सिस्टम है जिसको राहुल जी ने किया। राहुल जी, आप खुद मखाना का खेती करते हैं, राहुल जी खुद आप मछली पालन का खेती करते हैं, और आपने उस संकल्प को जिया है और किस कष्ट के साथ आप वहां किए हैं ये आप ही जान सकते हैं, या हम जैसे जो जुड़े हुए लोग हैं वह जान सकते हैं। मधुरेश जी इस कमी को निकाल के बाहर आ रहे हैं ग्राम यात्रा के तहत, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार के स्तर से जो हो रहा है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि स्तर से बात है, जो 152 या 145 जितना मुखिया है राहुल जी बताएंगे, वो अपने गांव में इसी तरह का पहल करें, तो मुझे लगता है कि नैतिक स्तर पे लोग इतने काबिल मतलब मोरली बुस्ट हो जाएंगे कि अनुसरण करेंगे, और हमें लगता है कि हमें फिर दिल्ली, पटना या अन्य कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा अपना सोच है। जी, डॉक्टर रमन कह रहे हैं, मथुरेश, डॉक्टर रमन कह रहे हैं कि तस्वीर बदली है, तस्वीर और बदली जा सकती है अगर खुद भी हम आगे आए, यानी कि शिकायतें तो करें, सरकार से आप शिकायतें कर सकते हैं क्योंकि आपका अधिकार है, अधिकार है। आप जब वोट करते हैं, सरकार चुनते हैं, तो आप शिकायतें भी कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, लेकिन आपका भी कोई एक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप निभाएं। बस एक सेकेंड और, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिनट। आप देखिए ना कितने चैनल्स हैं सहरसा में ही, राष्ट्रीय स्तर के चैनल से लेके प्रादेशिक चैनल है, लेकिन मधुरेश जी का संकल्प था ना कि सहरसा के गांव में पहुंच गए। ये भी रोना रो सकते थे इस बात का, संसाधन का अभाव है, रिपोर्टर नहीं है हमको, हम क्यों गांव की तरफ जाए। चलिए मथुरेश जी, डॉक्टर रमन तो आपके फैन हो गए, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप जिस तरीके से गांव यात्रा कर रहे हैं, किसान भी आपके फैन हो जाएंगे, और सहरसा जिला तो पहले से आपका मुरीद है ही। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप गांव जा रहे हैं, जो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, जो कर्तव्य की बात कर रहे हैं डॉक्टर रमन, कि खुद भी आगे आना होगा, खुद भी समस्याओं को निपटाने के लिए जो जनप्रतिनिधि है उनको काम करना होगा। शिकायतें आप कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन सिर्फ शिकायतें और सिर्फ रोना रोने से नहीं होगा। तो आप जब गांव जब घूम रहे हैं, तो आप तो थोड़ा बताइए समस्याएं क्या है, और तस्वीर में जो बदली है उसको भी थोड़ा बताइए कि कैसे, क्योंकि हम तो एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, हम तो पूरे बिहार की बात करते हैं, लेकिन हम एक सहरसा जिले की बात कर रहे हैं कि सहरसा जिले में जो तस्वीर है वो बदलती हुई तस्वीर आप कैसे देखते हैं। क्योंकि मैं बार बार उसी सवाल पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी यही, हम आज बात यही करना चाह रहे थे कि तस्वीर बदली है और बदलने की जरूरत है। तो आपके जितने अनुभव हैं वो तो एक शेयर कीजिए, फिर मैं नारायण जी के पास भी आऊंगा कि वो किस तरीके से आगे जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही हैं उसका लाभ उनको मिलता है या नहीं मिलता है, या वहां कहाँ दिक्कतें आती है। नारायण जी के पास आऊंगा, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। प्रेम सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सहरसा और आसपास में हाईवे तो काफी अच्छे बने हैं। इस पर भी हमने एक रिपोर्ट किया था जब हम ग्राम यात्रा पर निकले थे, तो हाईवे जो हमारा जो सहरसा से सुपौल जा रहा है बहुत सुंदर बना है, तो उसकी भी तारीफ हमने की थी। उसके बाद जब हम वहां से नवहट्टा इलाके में निकले थे, उनके बाद जो है राहुल जी के भी क्षेत्र में हम गए थे, वहां पर भी हमने बच्चों से भी बात की, और वहां पर जो कुछ लड़की जो पढ़ाई कर रही थी 10th का इस बार एग्जाम देना है, उनसे भी बात की थी, कई किसानों से भी बात की, तो मतलब कई लोगों से मिल रहे हैं। तो यानी कि अभी सिलसिला है जानकारी लेने का। इसमें कई पहलू आते हैं सर, जैसे कि अभी किसान जो बटाई करके जो खेती करते हैं उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, और जो खाद बीज का जो प्रॉब्लम है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन कई ऐसे किसान मिलेंगे जो मछली उत्पादन कर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो मक्का की खेती अच्छे से कर रहे हैं, मखाना की खेती कर रहे हैं, और मखाना के कई किसानों से मिले, उन्होंने कहा जो पहले जो स्थिति थी और अब की स्थिति में थोड़ा चेंजेस तो आया है। ये हमें लगता है राहुल जी इस पर बहुत बेहतर बता पाएंगे। जो पहले जो 2 साल 4 साल पहले जो स्थिति थी मखाना किसानों की, तो अब थोड़ा सा क्योंकि मार्केट में डिमांड मखाना का बढ़ा है तो रेट भी यहाँ पर बढ़ा है, उससे हो सकता है किसानों को फायदा होगा। ऐसे ही तमाम पहलू जो है हम लोग जाकर के भी टच कर रहे हैं, उसमें जो है किसानों का कंडीशन है, लोग किस तरह से रह रहे हैं वो भी देख रहे हैं। हालांकि बेरोजगारी तो यहाँ पर काफी है, पलायन भी उसी से जुड़ा हुआ है, तो ये है। और तमाम कई ऐसे योजनाएं होती है जिसकी जरूरत नहीं होती है। इन योजनाओं को अगर पंचायत स्तर पर ही बनाया जाए और उसी के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट किया जाए तो हमें
लगता है डेवलपमेंट ठीक होगा? जी ठीक है, इसका जवाब मैं दूंगा राहुल जी से। मैं आ रहा हूँ राहुल जी, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उसके पहले मैं थोड़ा नारायण सिंह के पास चलता हूँ। नारायण जी, आप ये मुझे केवल बता दीजिए, जो सरकारी योजनाएं आती हैं किसानों के लिए, गांव के लिए, क्या उन योजनाओं का फायदा आप लोग ले पाते हैं या कहीं दिक्कत आती है? एक दूसरा कि एक तो परंपरागत खेती है जो हम करते हैं, मान लीजिए कि हम फसल उगा रहे हैं, हम सब्जी लगा रहे हैं और उससे जो भी आमदनी होती है एक आमदनी का एक और जरिया है जिसके लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आई, चाहे वो आप मुर्गी पालन कह लीजिए, बकरी पालन कह लीजिए, आप मवेशी भी रख सकते हैं, दूध का भी कारोबार कर सकते हैं। तो किसानी थोड़ा परंपरागत खेती से हटकर ऐसे चीजों पर भी आ गया है जिससे सीधे मुनाफा हो सके, यानी खेती करें तो आपका घर चलाए गए। लेकिन सरकार चाहती है कि कुछ ऐसे भी हैं जिससे कि कैश आमदनी हो, कैश में पैसे को चाहे, जिससे कि बाकी खर्चे आपको कर सके। इन दोनों चीजों पर थोड़ा आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा है। मैं आ रहा हूँ राहुल जी, इसके बाद में आपके पास। जहां तक सवाल है सर, मछली पालन या मुर्गा पालन, वह एक सेकेंड फेज है सर। असली तो दाना उपजाने का सबसे अहम सवाल है। जहां बीज की व्यवस्था या सरकारी महकमे से आई हुई अनुदान राशि हो या जो भी हो, अभी के सिस्टम में धूल चाट जाता है रास्ते रास्ते सर। और हमारे रंजन जी बोले जो इतना विकास, इतनी घंटा में हम पटना से नौहट्टा आ जाते हैं, खगड़िया आ जाते हैं, ठीक है, आना जाना आ जाते हैं सर। लेकिन जहां तक सवाल है, रंजन जी को हम निमंत्रण देते हैं जो आइए, और ये नल जल की स्थिति पूरे प्रखंड नौहट्टा में क्या है सर। उसके ऑपरेटर को आज तक एक पैसा, एक चौवन्नी फुटती कौड़ी नहीं मिला है सर। बेचैन है वो लोग। और जहां तक सवाल है, हमारे राहुल जी बोल रहे थे मखाना हो या मछली पालन हो सर, ये सबके पास उतना नो संसाधन है और नो उतनी औकात है जो कर। जमीन भी तो होनी चाहिए सर। हम मुर्गी फार्म खोलेंगे, लेकिन कौन आदमी, हमको जमीन नहीं है। भूमिहीनों की संख्या ज्यादा है सर। सवाल है ये अलग सी बात है। लेकिन मेरा विशेष मथुरेश जी से और रंजन जी से मेरा निवेदन है, नल जल का आप पूरे प्रखंड में उस टोटी को खोल के देख लीजिएगा, कै बूंद पानी गिरता है सर। विशेष नमस्कार। नारायण जी के सवाल वाजिब हैं कि हो सकता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है और जो ये देख पा रहे हो शायद वो हम ना देख पाए हो, वो देखने की हम कोशिश करते हैं। राहुल झा जी हैं, राहुल झा जी मुखिया हैं, मुरादपुर गांव में देखते हैं, काम देखते हैं, सिस्टम से बहुत वाकिफ हैं। उनको पता है कि क्या क्या सिस्टम में दिक्कतें हैं और सिस्टम को कैसे दुरुस्त भी कर सकते हैं। तो राहुल जी जो सवाल ये उठा रहे हैं नारायण जी का, जो ये सामना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि करने को तो आदमी कर सकता है लेकिन व्यवस्था में कहीं खामी भी बता रहे हैं। राहुल जी आप अपने अनुभव से बताइए, क्योंकि आप पूरा पंचायत चलाते हैं, पूरे गांव को देखते हैं, किस तरीके से जो ये चीजें इसको दुरुस्त किया जा सकता है और ये वाकई में क्या ये दिक्कतें हैं? सबसे बड़ी बात है नारायण बाबू का जो है कहना, वो कहीं ना कहीं जायज है। और मैं मद्रेश जी से ये आग्रह करता हूं, जो एक एपिसोड वो नल जल पे चला है, ये अलग मामला है। हम लोग किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों की बात हम जब करते हैं तो अपनी समस्याओं को थोड़ा, चूंकि
मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, और एक जनप्रतिनिधि अगर जीत के आता है 5 वर्षों के लिए, हल जी राहुल जी दिक्कतें तो नहीं, अभी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। सिस्टम में तो ये ट्रांसफरेबल जॉब है, लोग आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, उन सब चीजों से जब एक पदाधिकारी चेंज होता है, इसका छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। जब मैं शुरुआत में मुखिया बना तो सबसे पहले मखाना और जलकुंभी, इन 2 चीजों पे हमने अपनी बात रखी। हमारे आनंद शर्मा जिला पदाधिकारी थे, उन्होंने इस बात को सरकार तक पहुंचाया, और उसके बाद ही मखाना का जियो टैग सहरसा को मिला। एक प्रयास हमने शुरुआत किया और जियो टैग सहरसा को मिला, और आज मखाना के बोर्ड का गठन हो चुका है सहरसा में, उसके लिए जमीन के अधिग्रहण का काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें भी कमी होती है, उन सब चीजों को समझना होगा। जैसे नारायण बाबू अभी बोल रहे थे, जो हमारी जमीन नहीं है, हमें जमीन नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, मखाने का उत्पादन हमारे यहाँ होता है, उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं अपने परिवार में। अगर हमारे परिवार में 5 लोग हैं तो हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत नहीं है। 10 से 15 हजार रुपए का उसका इंस्ट्रूमेंट है, 10-20 हजार रुपए का उसका गुड़िया खरीदिए, और उसको फिर मार्केट में आपको लेने के लिए अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो जीविका के माध्यम से या फिर जिला के माध्यम से आ रही हैं। जैसे हमने अपने पंचायत में 60 महिलाओं को तैयार किया है मखाना को प्रोसेस करने के लिए। इस बार समस्याओं से ज्यादा अगर हम उसके समाधान की ओर जाते हैं तो थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन सफलता तो मिलनी तय है। और सरकार इतनी भी सोई हुई नहीं है जो अगर आप आवाज लगाते रहे तो वो नींद से ना जागे। कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा जो इस चीज के लिए पहल करेगा। तो 4 वर्षों के दरमियान हमने बहुत चीजों पे काम करने का कोशिश किया। कुछ चीजें हैं जो निचले स्तर पर जोड़नी होंगी, जैसे मनरेगा को खेती से जोड़ना होगा। अगर मनरेगा को किसानों के खेती से जोड़ दिया जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मनरेगा का सही उपयोग होगा। जो आज के डेट में, मैं अभी जनप्रतिनिधि हूं तो बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता हूं ऑन द कैमरा, लेकिन उन सब चीजों को अगर थोड़े सरकार के स्तर तक इन बातों को पहुंचाई जाए तो लगता है जो कुछ ऐसा होगा जो किसानों के लिए, समाज के लिए और हमारा जो भौगोलिक परिवेश है इसके लिए बेहतर किया जा सकता है। मनरेगा को अगर हम लोग अपने खेती से सिर्फ सरकार इसको जोड़ दे तो आप विश्वास कीजिए सब कुछ आसान हो जाएगा और लोगों को इतनी समस्याएं नहीं आएंगी जी। 100 दिन का रोजगार हर परिवार को देना है, ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। 100 दिन में 242 रुपए का एक दिन का रोजगार होता है, 24,200 रुपए का है। ये सरकार गवर्नमेंट देती है, लेकिन अगर इसको किसानी से जोड़ दिया जाए तो आप विश्वास कीजिए जो आने वाले समय में एक दूसरा रूप देखेंगे आप किसानों का। जी तो पॉजिटिव अगर सोच के हम चलते हैं और सरकार को अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं तो हमें लगता है जो कुछ ना कुछ सफलता आने वाले समय में मिलेगा। कुछ ना कुछ सफलता आने वाले समय में मिलेगा। डॉक्टर रमन झा, देखिए विकास तो हुआ है, कुछ चीजें तो हुई हैं, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं। डॉक्टर रमन झा, आप मेरे बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अभी भी वहां पर स्कूल नहीं है, अभी भी वहां पर अस्पताल नहीं है, अभी भी जो आर्थिक हालात है किसानों के उतने भी नहीं है कि 2 वक्त की वो रोटी खा सके। हालांकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पहले से बड़ी है, ठीक हुआ है, लोग अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन वो हालात नहीं जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाए जाते हैं। वो आप जब गांव के भीतर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, परिवार वालों से मिलेंगे, तो लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समाज में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं और रास्ता भी दिखाते हैं।
डॉक्टर रमन, जब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी पूर्वक कम से कम बताएंगे कि जो सरकार है क्या वो ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है? अगर वो ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या अफसरशाही में दिक्कत आ रही है? क्योंकि कल भी हमने डिबेट में एक सवाल किया था कि सरकार हो सकता है अपनी काम कर रही है, लेकिन जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर कहीं खोट है। तो आप पूरी तस्वीर थोड़ा साफ कीजिए कि हम इसको दुरुस्त अब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। तो आप बताइए कि गांव का विकास हो रहा है, थोड़ा हुआ है, थोड़ा और हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं एकदम जो भी बात कह रहा हूं मैं एकदम हृदय से कह रहा हूं। मैं ज्यादा 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 लंबा पीछे नहीं ले जाऊंगा आपको। आप यदि 12 या 14 साल पीछे जाते हैं तो मैं अस्पताल की बात करता हूं। मैं मतलब एक एग्जांपल लेता हूं पीएससी का, जो हर एक प्रखंड में लमसम होता है। यह पीएससी जो 2-4-5 पंचायत पे होता है। इससे पहले क्या होता था कि उसमें आप ओपीडी का बात करें आज से 12 साल पहले, तो मुश्किल से महीने में 100 ओपीडी नहीं आता था, और अभी कम से कम पर डे 100 ओपीडी एक पीएससी में आ रहा है। इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास बढ़ा। अब जब लोगों का विश्वास बढ़ा है, अब जहां पूरे महीने में 500 ओपीडी नहीं होता था और पूरे महीने में अभी 5000 ओपीडी आ रहा है, तो कमी तो दिखाई पड़ेगा, कमी तो दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि काम हो रहा है, और जब काम होगा तो कमी नजर आएगी और उसको दूर किया जा सकता है, या सरकार भी दूर करे, जनप्रतिनिधि और सरकार दोनों एक पुल है, एक दूसरे के बीच के ब्रिज का काम करता है। तो जो बड़े स्तर का काम है वो माननीय विधायक, माननीय सांसद करते हैं, और जो जिला स्तर का काम है हमारे माननीय मुखिया जी करते हैं, जो गांव ग्राम सभा के माध्यम से दूर करते हैं। तो ये इनकी एक जिम्मेदारी बनती है, ये कानूनी जिम्मेदारी बनती है या कर्तव्य है इनका, उसके मुद्दे से करते हैं। लेकिन जो 142 मुखिया जी हैं, मैं कह रहा हूं उसमें राहुल जी क्यों पॉपुलर हुए? जो भी 136, तो इसमें राहुल जी क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि इन्होंने लीग सेट के कुछ किया है। अब आप अपने जनता की आवाज को उठाते हैं। आज ये मखाना आनंद शर्मा जी के सामने मखाना के आवाज को उठाए तो जियो टैग मिल गया, आज मखाना बोर्ड बन गया है। ये जिम्मेदार देखिए, सारे कुछ हम सरकार पर थोप के निश्चिंत नहीं हो सकते। आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो ये सरकार की कहां कमी है? बीपीएससी टीचर आ रहे हैं, बैठे रहते हैं, और वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बीच से टिफिन में खाना खा के आ रहा है। ये हमारी आपके अभिभावक की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? लेकिन डॉक्टर रमन, एक और दिक्कत ये आती है कि योजनाएं भी कई हैं। डॉक्टर रमन, मैं आपकी बात को जोड़ रहा हूँ, उसमें एडिशन कर रहा हूँ कि योजनाएं भी बहुत आती हैं। मैंने देखा है कि कई योजनाओं का तो पता ही नहीं होता, किसानों तक वो बात पहुंच नहीं पाती। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप वहां से पैसा ले सकते हैं, वहां से खेती में पैसा लगा सकते हैं, या आपके ऋण वहां से मिल सकते हैं। ये जानकारी नहीं पहुंचती। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल प्रेम शंकर बाबू, आप यदि कमी निकालने का प्रयास करेंगे ना तो आप कमी ही निकालते रह जाएंगे। आप करना चाहते हैं ना तो आप दिल्ली से बैठ के हम लोगों को जोड़ लिए। यहाँ पे आप दिल्ली में हैं बैठे हुए और हम लोग को गांव से जोड़ रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो करने वाला आज मदुरै से आके गांव में जा रहे हैं, और यहाँ के बैठे हुए नेशनल चैनल यहाँ के आते हैं, मतलब जो भी नाम नहीं लूंगा, और हवा हवाई करके चले जाते हैं। तो करने वाले जो है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करता है। सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार का एक संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन क्या मेरा आपका अधिकार कुछ नहीं है? मेरा आपका कर्तव्य कुछ नहीं है। हम सिर्फ अधिकार को देखें, अपने कर्तव्य को भूल जाए। अब मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, टीचर बैठे रहते हैं, आप विश्वास करिए, आप देखिएगा, वो टीचर बैठे रहता है और बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उसका माँ बाप उसको खेत में काम कराता है, ले जाके बकरी चरवाता है, भैंस चरवाता है। इसके लिए सरकार को हम दोष क्यों दें? ये इसके लिए तो हमें खुद जागृत होना होगा ना। संसाधन से यदि कोई आदमी संसाधन के बल पे ही बहुत कुछ कर लेता तो करोड़पति अरबपति का बेटा नशाखोर नहीं होता सर, वो रोड पे नहीं घूमता। आपके लिए खुद जागृत होना होगा, ये मेरा कहना है। जी, वक्त की कमी है, हम अंतिम राउंड में चलते हैं, और अंतिम राउंड में एक मिनट का फाइनल कमेंट होता है कि एक सेकंड तो मैं आ रहा हूँ नारायण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभी तक जो हमने बात की वो बात की समस्याओं पर, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उस पर बात की। अब हम एक मिनट में थोड़ा आपसे ये भी जान लें कि तस्वीर बदल कैसे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो तस्वीर बदल जाएगी, या गांव में जो विकास होना चाहिए वो हो जाएगा, या वो समस्या दूर हो जाएगी? तो सुरेश जी, मैं आपसे ही शुरू करूं कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है? 1 मिनट आपके पास।
सर गूगल का जमाना है और सभी के हाथों में मोबाइल है। एंड्रॉयड फोन लगभग गांव गांव में है, हर एक पास में है और सारी योजनाएं जो है अब गूगल पर रहती है। अगर सर्च करेंगे तो सरकार की सारी योजनाएं आप तक अवेलेबल रहती है, तो वहां से भी जानकारी लेकर के किसान जो है आगे बढ़ते हैं। इस तरह की तमाम जो पॉजिटिव चीज है इसको लेकर के सर जो है हम लोग आगे काम कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर काम करते हैं तो कुछ बेहतर हो पाएगा। जी राहुल झा जी, बताइए अंतिम कमेंट कैसे आप देखते हैं भविष्य। एक तो सहरसा का भविष्य बता दीजिए, सहरसा के गांव का भविष्य बता दीजिए कि कैसे हम बदल सकते हैं और आपकी सोच क्या है। मैं पूरे सहरसा की तो बात नहीं बता सकता, बट अपने गांव का बताता हूं, जो आने वाले समय में अगर इस तरह से चलता रहा तो पलायन हमारे समाज से जरूर रुक जाएगा। आपका गांव को हम आदर्श गांव मान के चलते हैं, बताइए। है भी आने वाले समय में इस पंचवर्षीय में तो पुराने चीजों को, जो सड़कें टूटी थी या अस्पताल नहीं था या स्कूल के बिल्डिंग टूटे हुए थे, उन सब चीजों को तो लाइट लगाना, ये सब चीजें तो हो गई। जो बेसिक्स था वो तो हमने इस पंचवर्षीय में कर दिया। अब हमारा काम है पंचायत से पलायन रोकना, जैविक खेती की ओर जाना, रासायनिक खेती से दूरी बनाना और हर घर में रोजगार, हर महिला हर पुरुष को अपना रोजगार हो, अपनी खेती हो और वो उससे इतना कमा लें जो उनको सरकार के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात। रमन झा, अंतिम कमेंट। बिल्कुल, मैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे छोटे भाई राहुल जी के बात से पूर्णतः मैं सहमत हूं। यदि स्थानीय स्तर पर हमारे माननीय विधायक, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति और मुखिया जी ये चाह लें और संकल्प कर लें ना सर, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी जिला में पलायन हो पाएगा। किसी भी जिले से एक आदमी बाहर नहीं जाएगा सर, इतना है। आप 2 कट्ठे में ना सब्जी का खेती कर लीजिएगा ना सर, 5,000 रुपये महीना कम से कम आएगा, कम से कम 5,000। आप भाई नहीं करना है तो 200 बीघा वाला भी बाहर में नौकरी कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड का, उसमें क्या कर सकता है। तो अपने दम पे अपने बल पे आगे बढ़ना है और हम सबको मिलकर सहरसा को मॉडल जिला बनाना है सर। यानी कि जो मॉडल जिला बनाना है, मॉडल गांव बनाना है, आदर्श गांव की बात तो हम राहुल झा जी के साथ कर ही रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आदर्श गांव इस तरह के बनते रहेंगे सहरसा में। हमारे साथ नारायण सिंह भी जुड़े थे, फिलहाल उनसे अभी संपर्क नहीं है। मैं उनसे भी जानना चाहता था क्योंकि वो बहुत समस्याएं बता रहे थे और उन समस्याओं का हम कैसे उसका निराकरण कर सकते हैं, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये मैं उनसे जानना चाहता था कि अगर उनके पास कोई आइडिया हो तो वो शेयर करें। हो सकता है उनकी बात सही जगह पहुंच सकती थी, लेकिन संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं। आज की बहस में तो मुझे लगता है कि साफ कर दिया कि सहरसा के जो गांव हैं वो ठहरे नहीं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बदलाव दिखाई देता है, महसूस होता है और ये बताता है कि रास्ता सही चुना गया है। लेकिन अब अगला पड़ाव और बड़ा है और काम सिर्फ सड़क और नल जल तक सीमित नहीं रह सकता। अब बारी है शिक्षा की मजबूती, मतलब एजुकेशन होना चाहिए गांव में। अब स्वास्थ्य की गारंटी होनी चाहिए, जो कि कई जगह अस्पताल की कमी मैं महसूस करता हूँ। रोजगार की भी गारंटी होनी चाहिए, जिसकी बात राहुल झा जी कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि हर परिवार से कोई ना कोई ऐसा हो जिसके पास रोजगार हो। और रोजगार में मान के ये चलता हूँ वो नौकरी नहीं है, नौकरी और रोजगार का फर्क समझने की जरूरत है। और गांव की डिजिटल उड़ान, उसकी उड़ान कनेक्टिविटी जो है वो सिर्फ सहरसा जिले तक सीमित न रहे, सिर्फ बिहार तक न रहे, भारत और भारत से हम दुनिया तक की बात करते हैं। सहरसा के गांव में दम है, दिशा है और विकास की भूख है और यही चमक बरकरार रही तो आने वाले समय में हर गांव कॉन्फिडेंटली कहेगा हम सहरसा हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, यही उम्मीद, यही भरोसा और यही पंच लाइन। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ अभी होना है, हमें ही करना है और विकास की गाड़ी को और तेज दौड़ाना है। राहुल झा जी आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। डॉक्टर रमन झा आप अच्छा बोलते हैं और हमेशा आपसे बात सुनकर लगता है कि सहरसा जिले के नस नस में आप घुसे हुए हैं। मथुरेश कुमार जी आपकी जो ये यात्रा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये निरंतर चलता रहे और गांव की जो समस्या है, जो गांव की तस्वीर है आपके माध्यम से सिर्फ सहरसा जिले तक सीमित न रहे। मैं चाहता हूँ बिहार के लोग भी देखें, मैं चाहता हूँ भारत के लोग भी देखें और दुनिया तो अंत में देखेगी ही, ये मेरा पूरा भरोसा। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।